नमस्कार, P7 कानून स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कपिल और मैं हूं अंकिता। जिंदगी से जुड़े मुद्दों को लेकर हम P7 कानून स्पेशल में एक बार फिर से हाजिर हैं। मैरिज लॉज अमेंडमेंट बिल 2010 की ड्राफ्टिंग हो चुकी है और संसद में अगली लड़ाई उस बिल को लेकर होने वाली है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सेक्शन 13C और स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 28A के तहत एक नई बात जोड़ी गई है और वो है जो शादी नहीं चल सकती तलाक का कारण बन सकती है। जी हाँ, इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज मस्ट बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। जिंदगी तबाह ना हो और पति पत्नी उस हालत में पहुंच चुके हैं जहां साथ रहना संभव नहीं है तो वो सहमति से तलाक ले सकते हैं। ये बात कानून बनाने वालों के समझ में आई। ये बड़ी बात है। 1955 में बने विवाह अधिनियम में तकरीबन 55 साल बाद संशोधन की बात चली और विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। बीजेपी नेता अरुण जेटली का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के बिना उस संशोधन को लागू करना बेमानी है। लेफ्ट की लीडर वृंदा कारात का कहना है कि वर्तमान स्वरूप में यदि ये कानून लागू होता है तो महिलाओं के प्रति अन्याय होगा। भारत में महिलाओं को आज भी बराबरी का दर्जा नहीं है। संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद जयंती नटराजन इस संशोधन के पक्ष में है, लेकिन वो साथ ही पति द्वारा अर्जित संपत्ति में तलाक से पहले पत्नी की हिस्सेदारी को पक्का करना चाहती हैं और अगर बच्चे हैं तो उसके भविष्य का समाधान भी पहले निश्चित हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और राज्यसभा कमेटी ने रिकमेंड किया है कि सरकार पहले यह परिभाषित करे कि वो स्थिति कौन सी होगी जिससे यह साबित होगा कि ये शादी अब नहीं चल सकती और तलाक हो जाना चाहिए। जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज हो गया है, डॉरी हरासमेंट का केस दर्ज हो गया, इन लॉज गिरफ्तार हो गए, मेंटेनेंस का केस चलने लगा, चाइल्ड कस्टडी की लड़ाई चलने लगी, लेकिन तलाक नहीं होता। इन्हीं मुद्दों पर आज हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे और दर्शकों के फोन कॉल्स लेंगे और किसी सार्थक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जो शायद संभव नहीं दिखता। जी हाँ, उसके लिए सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है विवेक अग्रवाल जी जो कि एडवोकेट हैं और इनसे हम जानेंगे कानूनी पहलुओं के बारे में। साथ ही हमारे साथ रुचि सिंह जी हैं जो कि स्वतंत्र पत्रकार हैं। स्वागत है आप दोनों का। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो 2 में भी मेहमान है डॉक्टर जयंती दत्ता जी हैं जो कि एक मनोचिकित्सक हैं, साथ ही मैरिज काउंसलर हैं। और हमारे साथ है वासिफ अली जी जो कि को फाउंडर है सेफ फैमिली फाउंडेशन के। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस बात से करते हैं कि कानून में संशोधन की जरूरत ही क्यों पड़ी। क्या तलाक का विवाह अधिनियम या स्पेशल मैरिज एक्ट में पहले नहीं था? सबसे पहले विवेक जी आप इसका सही वो बताएंगे। सर, अगर आप देखें तो पहले 71st लॉ रिपोर्ट आई थी, उसमें एक नीड अराइज हुई तो रिपोर्ट बनी, लेकिन उसका कुछ ज्यादा नहीं हो पाया। तो अब 18th लॉ कमीशन ने फिर रिकमेंड किया है अपनी 217th लॉ रिपोर्ट में कि हमें ये लगता है कि इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, इसको लाना चाहिए। लेकिन अगर आप आज भी देखें सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसमें ये स्पेसिफिकली ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स दिया गया है, उसमें ये ग्राउंड नहीं लिया गया है और अब ये नीड उठी है विद टाइम कि ये भी हो जाना चाहिए। अगर आप देखें तो विद टाइम जैसे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट पास करी है जिसमें कहा गया है कि 6 महीने कम से कम दिए जाएं हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को फिर समझने के लिए। अगर आप जानते होंगे तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स 2 मोशंस में पास होता है। अगर हम फर्स्ट मोशन आज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अब कहता है कि ना तो हाई कोर्ट ना लोअर कोर्ट विल इंटरफियर एंड 6 months पीरियड विल ऑब्वियसली बी गिवन टू देम कि वो 6 महीने एक दूसरे को फिर समझ सकें और अगर ये शादी बच सकती है तो उसे बचाएं, वरना 6 महीने बाद ही दोबारा म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का सेकंड मोशन पास होगा, तभी डिक्री फॉर डिवोर्स दी जाएगी। इसीलिए बाकी जो अब हम नए अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि इट शुड बी अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, सो व्हाट आई थिंक इज कि हमें देखना है कि क्या प्रॉज हैं क्या कॉन्स हैं, क्योंकि किसी भी चीज को हम जब नहीं लॉ में लाते हैं तो आप देखेंगे शुरू में एक लॉ बनना जाता है, उसके बाद अमेंडमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जो आज लॉ बना दिया गया है वो हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक और सही चलेगा। इसीलिए वेरियस लॉज बनाए गए हैं कि उसमें अमेंडमेंट भी हो सके। तो मेरा यही कहना है कि इसको इंप्लीमेंट करने से पहले उसके प्रॉज एंड कॉन्स शुड बी थॉट वेरी केयरफुली एंड देन ओनली इट शुड बी thought after that what is to be implemented and what should be not। जी चलिए हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता हैं, उनसे थोड़ा सा जानते हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से भी विवेक जी बता रहे हैं कि इसकी जरूरत तब पड़ी अब जब ग्राउंड एक बना दिया गया है आपसी तालमेल को ना होना, ऐसे में आप क्या मानती हैं, क्या परिवारों के लिए ये सही है कि एक सिर्फ ये ग्राउंड के आपसी तालमेल नहीं है तो उस बिना पर डाइवोर्स हो सकता है?
देखिए, एक छोटी सी स्टेटमेंट नहीं है जहां पे आप कहते हैं कि आपसी तालमेल नहीं मिल पा रहा है और उसको जबरदस्ती उस रिश्ते को आप खींचे चले जाते हैं, तो सिर्फ दो लोग ही नहीं, जो बच्चे होते हैं वो भी पिस जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इफ इट इज प्रूवन कि हर कोशिश के बावजूद ये मैरिटल बॉन्ड जो है टिक नहीं पा रही है, उसको डिवोर्स दे देना, आई थिंक दिलवा देना इज मच बेटर देन ड्रैगिंग इट ऑन। ऐसे केसेस में जानती हूं जहां 20-22 साल से वो कोर्ट केस चली रहा है, आखिर तक उनको डिवोर्स नहीं मिल पा रहा, कोई सुकून तो है नहीं, और बच्चे जो है दे आर द वर्स्ट अफेक्टेड। जी जी जी, वासिफ अली खान जी से भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की सिचुएशन तलाक का कारण बन सकती है? देखिए, सबसे पहले ये इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो प्रपोजल आया है, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। रीजन बीइंग कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट का देखिए, अगर दो कपल में अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट इस लेवल तक पहुंच जाता है कि लोगों को अलग अलग रहने के डिसीजन ले लेते हैं। तो आज की तारीख में जो लॉ का जो प्रोविजन है वो फॉल्ट बेस्ड प्रोविजन है कि आपको पहले फाइल करना पड़ेगा, HMA 13A सब में फाइल करना पड़ेगा। उसमें ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है, डिजर्शन है, क्रुएल्टी है, इंपोर्टेंसी है, कुछ अलग अलग 5-6 ग्राउंड्स हैं। बट कहीं पर भी नो फॉल्ट डिवोर्स का प्रोविजन नहीं है, जो कि USA और यूरोपियन कंट्रीज और कई सारे मुल्कों में नो फॉल्ट डिवोर्स का प्रोविजन है। रीजन बीइंग कि आप कोर्ट में जाते हैं, या कोर्ट का जिस तरह से प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है, 4 साल या 5 साल तो आपको लोअर कोर्ट में लग जाते हैं। और जब आपको एक मैरिटल लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में एविडेंसेस क्रिएट होना, कैसे प्रूव कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ये इतना आसान काम नहीं है। तो 5-6 साल तो आप लोअर कोर्ट में पिसते हैं, वहां पे आपके फेवर में अगर जजमेंट आता है तो अपील में जाते हैं, जी, फिर हाई कोर्ट में आते हैं, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो फाइनल डिसीजन जब आता है उसमें 20-22 साल तो लग जाते हैं जी। और वो अगर आपके फेवर में नहीं आया तो फिर आप दोबारा प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अच्छा प्रोविजन है जो कि इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि एक कपल में अगर मैरिज अगर नहीं चल पा रही है जी, तो उनके पास अलग अलग रहने का कहते हैं एक जरिया होना चाहिए। क्योंकि एक डिस्प्यूटेड मैरिज बहुत सारे गलत कामों का कारण बन जाता है, लटकाती है। मतलब ये है कि परिवारों को जो नए सिरे से सजाने का एक जरिया है ये। जी हाँ, बिल्कुल। तो इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज तलाक का कारण बन सकता है, और तलाक से पहले पत्नी के लिए सभी तरह के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वहीं हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें तो सेक्शन 13D और स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 28B में कहा गया है कि पत्नी गंभीर आर्थिक कारणों से इस तलाक का विरोध कर सकती है। ये तो जहां से चले तो वहीं पहुंच गए। रुचि जी, आप क्या कहेंगी? मेरा मानना इसमें है कि जहां से चले वहां पहुंच गए, ऐसा नहीं। महिलाओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए, और सबसे पहले जैसे कि जयंती नटराजन जी ने भी कहा है और सब लोगों ने कहा है कि महिलाओं को अपनी आर्थिक सुरक्षा जो है मजबूत कर लेनी चाहिए। तलाक होने से पहले ही अपनी संपत्ति लो ना, क्यों? और जब तलाक का जो मुद्दा उठता है, जो दो लोग आपस में जो मैरिज जो नहीं चल पाती है, उसका मेन कारण है अहम। जी, अहम जो है दोनों के बीच में आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि जो एक महिला है वो 20,000 रुपए महीने कमा रही है और पति कमा रहा है 15,000 रुपए, तो थोड़ा बहुत महिला को भी ईगो होगा कि भाई मैं तो 20,000 कमा रही हूँ। पति कहेगा कि ये पता नहीं क्यों 20,000 क्यों कमा रही है। पति भी वहां पे महिला को टॉर्चर करता है, पत्नी भी महिला को टॉर्चर करती है। तो ये सारे जो मुद्दे हो ये ना हो, क्योंकि इन सारे मुद्दों को देख के जो बच्चा होता है घर में वो भी पिसता रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले महिलाओं को चाहिए कि अपनी बराबरी का पूरा हक ले, और अपनी आर्थिक सुरक्षा को जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको कुछ भी करने से नहीं रोकेगी। वासिफ जी हमारे साथ हैं। वासिफ जी, आर्थिक कारणों की वजह से ये आर्थिक सुरक्षा वाली बात कही गई है, इस कारण से तलाक रुक जाते हैं। जैसा भी आप कह रहे थे कि 20-22 साल तक लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक अगर बात चली जाए। ऐसे में ये बात सही नहीं है कि दो परिवार सिर्फ इसी वजह से खींचे चले जाते हैं एक ही रिश्ते में। नहीं, देखिए, जो ये प्रपोजल आया है उसमें प्रोविजन है फाइनेंशियल हार्डशिप का क्लॉज दिया हुआ है। हम लोग उसको बहुत स्ट्रांगली अपोज करते हैं। इस प्रपोजल में क्या कह रहे हैं कि आप इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एज अ ग्राउंड लेके आप पिटीशन तो डाल सकते हैं जी, बट वाइफ को एक वीटो पावर दिया हुआ है उस पिटीशन को अपोज करने का ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप जी। ये हमारे लिए बहुत ही अपोजिशन वाला मुद्दा है, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कीजिए, हमारे पास 50 लॉ है उसके जी। सेक्शन 24 आपको HMA में हो गया, 125 CRPC में हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया। उसके अलावा आप कहते हैं इसमें एक और प्रोविजन आपने डाल दिया मेंटेनेंस का। तो अब
हस्बैंड की आप सिचुएशन समझिए, वो 125 भी लड़ रहा है, 24 भी लड़ रहा है, DV एक्ट भी लड़ रहा है, साथ में कहते हैं मेंटेनेंस का एक और प्रोविजन आपने डाल दिया। जी जी। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कभी रही नहीं है, आपने अननेसेसरली इसमें क्लॉज डाल दिया है। और मतलब इतने सालों के बाद केस लड़ने के बाद जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है वो खुद उसी पुरुष के लिए हो जाती है। देखिए, पुरुष के लिए तो रहती है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जो लॉज बन रहे हैं वो तमाम लॉज मैरिज को सपोर्ट करने के लिए नहीं बन रहे हैं। आप देखिए, जब ये तलाक के लिए भी अर्जी जाती है तो मीडिएटर जो है वो आपका इंटरवीन करते हैं और मोस्टली वो लॉ बैकग्राउंड के होते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ एक मैरिज काउंसलर का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपसी तालमेल में ऊंच नीच हो जाए, तब अगर आप कहते हैं कि नहीं, जो औरत है उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए, तो मर्द जो है, मैं ऐसे केसेस भी जानती हूँ जहां उन्होंने नौकरी छोड़ दी, सरकारी मुलाजिम थे, अच्छे ओहदे पे थे, सिर्फ इस वजह से मैरिटल डिस्प्यूट की वजह से उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। Who will support this man, you tell me? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आपके कई वजह ऐसी हैं जो कि तलाक को एकदम से होने नहीं देती, और इन वजहों में दोनों ही पक्ष पीसते हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और बिल्कुल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और अगर आप फोन हमें करना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी शंका है, कुछ सवाल आप यहाँ पर करना चाहते हैं या अपनी बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो फटाफट हमें फोन कीजिए। हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद स्वागत है आपका और P7 कानून स्पेशल में अब हम आपको दिखाने वाले हैं हम कॉल्स भी शुरू करेंगे, चर्चा भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पीड़ित पतियों की दास्तान है हमारे साथ। आइए वो देखते हैं सबसे पहले। मेरी बीवी ने मेरे पर पहले DVA डाला था और उसके बाद हम लोगों ने मैंने तलाक के लिए फाइल किया, और उसके 6-8 महीने बाद मेरी बच्ची की कस्टडी छीनने के लिए मेरे ऊपर सेक्शन 498 डाला था, जिससे मैं अपनी बच्ची को 14 महीने से मिला नहीं हूँ और मुझे बेल के लिए अप्लाई करना पड़ा, 3 हफ्ते अंडरग्राउंड रहना पड़ा, और अभी चार्जशीट आई है और 20 तारीख को केस है। मैं इस लॉ से तकरीबन 4 साल पहले वाकिफ हुआ। मैं इस लॉ के खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक लॉ है जो जस्टिस के एस्टैब्लिश्ड जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको प्राइमा फेशी वायलेट करता है। ये लॉ जो है खाली ऐसा है कि उन औरतों से नहीं है संबंधित कि जो एक्चुअल में पीड़ित होती हैं या उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये तो खाली एक जो है पैसा कमाने के लिए अपने हस्बैंड्स को ATM मशीन बना के उससे पैसा कमाने के लिए ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसका मिसयूज करती हैं। तो ये कुछ पीड़ित पतियों की दास्तान हमने सुनी है। रुचि जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर चाहूंगा। जो आप यदि ये पीड़ित पति, जैसे कि अभी मैंने भी देखा, ये कह रहे हैं कि पति को ATM मशीन बनाकर यूज करती हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जहां तक मैं समझती हूँ कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और तलाक की नौबत तभी आती है, जैसे एक आर्थिक मुद्दा हो गया, दूसरा मानसिक मुद्दा हो गया, तीसरा अहम हो गया, और चौथी बात ये होती है कि दोनों मतलब साथ साथ में कहीं न कहीं शारीरिक रूप से भी, माफ कीजिएगा, शारीरिक रूप से भी एक दूसरे को जब समझ नहीं पाते हैं तो वहां पे भी कई तरह की मतभेद शुरू हो जाती है। तो उन सब चीजों को छोटी कड़ियों को लेकर यदि हम देखें तो कई बार क्या होता है कि परिवार के जैसे लोग हैं, सास है या मदर इन लॉ है या लड़की की ही माँ है या लड़के की ही माँ है, तो अपनी लड़की को कहे कि नहीं तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो, तो कई बातें महिला के दिमाग में भरी जाती है, कई बातें पुरुषों के दिमाग में भरी जाती हैं, तब जाके जो उनके मतभेद हैं जो है वो सारे भड़कने लगते हैं, ज्वालामुखी बन जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है। कॉलर से जुड़ी उनसे बात कर लेते हैं। पहले सुनीता है कोलकाता से। सुनीता जी, स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहती हैं?
हेलो, मेरे हस्बैंड तलाक का केस दायर किए हैं 498A125 जी। ये सब, लेकिन ये है कि उनको कोई, मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई वकील नहीं है, लीगल एड के वकील तो खड़े होते नहीं, ऐसे में उनको किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है? लग के इसका जवाब विवेक जी आप दे सकते हैं जी। जैसे मैम ने कहा कि लीगल एड का सपोर्ट मिलता नहीं है, लीगल एड के लिए आप अगर दिल्ली में भी देखें तो एक स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, वहां पे आप जाइए, अपनी अर्जी दीजिए, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट इनको पे करती है और उनका पूरा रिपोर्ट देखा जाता है कि वो अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मैडम का ये कहना कि लीगल एड के लॉयर्स अपीयर नहीं होते वो गलत है, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैम वहां जाएं और अपना पक्ष रखें कि क्योंकि जो लीगल एड लॉयर अपॉइंट किया गया है उसके बारे में जिन्होंने भी अपॉइंट किया उनको बताएं कि ये मेरा मैटर है, इसमें ये स्टेटस है, उसकी ऑर्डर शीट्स जाके उनको दिखाएं कि जो आपने लॉयर मेरे को दिया है, जो सरकार ने अपॉइंट कराया है, जिसको सरकार पेश करा रही है और पेमेंट दे रही है, वो अपीयर नहीं हो रहा, तो जिस आदमी ने अपॉइंट कराया है वो उसको देखेगा और कोई दूसरा लॉयर मैम को दे सकता है। हमारे साथ सुनीता जी और कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअल में 5-5 बार हमको वकील चेंज करके मिला है, लेकिन जितने एडवोकेट है सारे उनसे फीस मांगते, हम तो पेड नहीं करते, खुद का डेट पे हम खड़े होते हैं, हमको कुछ सपोर्ट मिलता नहीं, हम अकेले खड़े रहते हैं कोर्ट में। सुनीता जी आप चाहती क्या है? अपने जो आपके पति हैं उनसे चाहती क्या है आप? एक्चुअल में मेरा जो डिवोर्स में मेरा जो बोलो दहेज में लिए थे 4 लाख कैश ज्वेलरी, वो तो हमको मिला नहीं है, कुछ हमको घर से निकाला गया है, मेरे मायके में हमको सपोर्ट नहीं मिला है जी। वो लोग नहीं चाहते कि मायके में आकर हम अपनी प्रॉपर्टी ले, आज हम किसी पड़ोस के घर में रह रहे, हमको किस तरह से सपोर्ट मिल सकता है? कहाँ जाए? एनजीओ में गए, महिला कमीशन में गए, कहीं कुछ नहीं। आप बोल रहे आप जाकर लड़िए, तो हम अकेले एक हम कहाँ जा सकते हैं? जी, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको कि आपकी मदद तभी कोई कर सकता है जब आप स्वयं अपनी मदद करें। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको किस दिशा में जाना है। जैसे आपने कहा कि आपने डिवोर्स का केस डाला है जी, तो पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, क्या आपका इस शादी से कोई बच्चा है? जी नहीं, मैं क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड से रिलेशन नहीं था, तो आप वो लोग दहेज के लिए शादी किए थे, मेरे मायके से प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, 4 महीना बाद ही पुलिस में डायरी हुआ था इसी चीज के लिए। तो मैम आपने सिर्फ डिवोर्स का केस डाल रखा है या और भी कोई केस डाल रखा है? नहीं, हम डिवोर्स नहीं डाले हैं, जस्ट 498A है, उसमें हस्बैंड 1 महीने के लिए अरेस्ट। अभी आपने कहा ना कि डिवोर्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ 498 डिवोर्स नहीं चाहते, हम मेंटेनेंस चाहते हैं, और मेरा जो दहेज में टोटल चीज लिए थे वो चाहते हैं, वो हमको मिला नहीं। तो आज मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी। देखिए, आप अभी हम लोग कह रहे थे कि बीच में दरार कहाँ से आती है, अहम आ जाती है, फाइनेंस आ जाती है। आप सुन रहे हैं स्मिता जी को भी, वो कहती मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए जी, और मैरिज कंज्यूमेबल नहीं था, यानी कि हस्बैंड जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद वो चाहती है कि डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए। तो अगर फाइनेंस सिर्फ वैसा आपका मुद्दा है तो आप जुड़ती है किसी रिश्ते से। कोई भी रिश्ता यकीन मानिए टूटता है एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से कोई ना कोई परेशानियां होती है, कोई ना कोई चूक होती है, तभी ये टूटते हैं। और अगर आप इस सारे मैरिज के मुद्दे को तमाम लॉ से सपोर्ट कर दो कि नहीं जो औरत है उसी को खामियाजा मिले और जो मर्द है उसकी तरफ कोई झांके नहीं, तो मेरे ख्याल से परिवार बिखर रहा है, बिखरेगा। और जो लेडीज वाकई परेशान है, पीड़ित है, जहां पे ये मदद उनको पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच। बिल्कुल वासिफ जी की राय जाने थे। वासिफ जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितने सहमत है इससे? नहीं, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पहले ये कितनी पढ़ी लिखी है, कि कहाँ कहीं काम करती है नहीं करती है, ये बताएं पहले। जी कॉलर तो अब हमारे साथ नहीं है सुनीता जी, लेकिन 498 डाल रखा है तो उसका प्रोसेस पूरा चलेगा, जो क्रिमिनल प्रोसेस है, कोई उनके अगेंस्ट में इनजस्टिस नहीं होगा। और लॉयर की बात है, वो स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल होता है, ये स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके साथ में होता है। तो लॉयर की जहां तक बात है 498 डिग्री, उनको लॉयर की जरूरत नहीं है, स्टेट में फाइल द केस जी। और 125 उन्होंने फाइल कर रखा है मेंटेनेंस के लिए, पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस है, और हमारा इतना लीनियंट प्रोसेस है कि एक इंटरन मेंटेनेंस का प्रोविजन है, जहाँ पे ये भी नहीं देखता कि हस्बैंड कमाता है कितना कमाता है, जो वाइफ है वो कमाती है कि नहीं कमाती है, मेंटेनेंस अंदर नहीं। सारी बातों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, जहां में बिहार से कॉल कर रहे हैं। जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ जी जी बोलिए आपकी। हाँ जी। हाँ बोलिए। केंझा जी क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए अपना जो आपकी राय है इस मामले में, कि जो हमने आज का हमारा जो मुद्दा वो ये है कि जो भी शादियां नहीं चल पाती, अगर शादी नहीं चल पाती तो वो तलाक का एक बड़ा कारण है, क्या राय है आपकी?
देखिए, तलाक की बहुत सी कारण है, लेकिन सबसे पहले जो पत्नियां अत्याचार करती हैं, बहुत से ऐसे मर्द हैं जो बता नहीं पाते हैं कि हाँ, मेरे ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उनके समाज में बहुत बड़ा एक अहम भूमिका होता है। बाहर निकल करके नहीं कह सकता है कि मेरी पत्नी मुझे मारती है ना। जी जी। मेरे साथ जो घटना घटी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं महीने में कभी शराब लेता हूँ। जी जी। और महीना में 10 रोज मेरी पत्नी जो है चप्पल से मारती है, बताइए, बिस्तर पे, और घूंघट डाल के रहती है, घर में कोई शक नहीं कर सकता। बाहर का तो बात छोड़िए, माँ बाप मेरे शक नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से इन्होंने जो कहा कि इनकी पत्नी इनको चप्पलों से पीटती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। चप्पलों से पीटती तो क्या इनके हाथ नहीं है? क्या ये अपने घर के लोगों को बता नहीं सकते कि आखिर ये किस मुद्दे पे मारती है? और ये बता रहा हूँ, आप बताइए तो सही, पहले किस मुद्दे पे आपकी पिटाई हो रही है? उनकी बात भी सुन लेते हैं। बता रहा हूँ, मुद्दा आपको बता रहा हूँ ना। जी बताइए। एक मिनट बता रहा हूँ आपको। वो कहती है कि घर का काम मेरे से नहीं होगा, मेरी हैसियत है नहीं नौकर रखने के लिए। जी नहीं, इसमें तो मैं नौकर कहाँ से रखूंगा? मैं आपके माँ बाप का सेवा नहीं करूंगा? बताइए, माँ बाप मुझे पाल करके इतना बड़ा किए हैं, उनको क्या बाहर निकाल दूं? जी, एक चीज जानना चाहेंगे रुचि जी, छोटी सी आपसे राय चाहूंगी, अगर ये जैसा आप करें कि आपके हाथ नहीं है, तो इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं होगा फिर? नहीं, इनके खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है, लेकिन वही चीज जैसे जब वो मार रही है, तो फिर महिला को भी तो कुछ ना कुछ है, महिला के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हैं फिर? जब इनकी पत्नी इनको मार रही है, इस बारे में आगे भी बात करेंगे। फिलहाल एक और कॉलर नंबर से जुड़ गई है, रोमा जी है करनाल से, उनसे बात करते हैं। रोमा जी स्वागत है, कहिए क्या कहना चाहती हैं? सर,